पाठ 11 फुसफुसाहट। फुसफुसाहट कहानी मनोज दास द्वारा रचित है। इसमें दो लड़कों रघु और राजू की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें रघु ईमानदार था और राजू बेईमान। रघु की विलक्षण प्रतिभा ने राजू की बेईमानी का पर्दाफाश किया तथा राजा को उसके भ्रष्ट कर्मचारियों से सचेत कराया। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, रघु और राजू। दोनों एक ही उम्र के थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रघु ईमानदार था और मेहनत से काम करता था। उसके माता पिता और अध्यापक दोनों को उससे बड़ी आशाएं थीं। लेकिन राजू बहुत चतुर और बेईमान था। परीक्षा में भी बेईमानी करने से नहीं चूकता था और दूसरे विद्यार्थियों की नकल उतार लेता था। वो अपने अलावा किसी की नहीं सोचता था। दूसरों को धोखा देने के लिए मीठा बोलता और मुस्कुराता रहता था। राजू ने कई बार रघु से चोरी करने और दूसरों को झांसा देने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन रघु ने साफ इनकार कर दिया। इससे राजू रघु से चिढ़ने लगा। फिर भी रघु राजू को समझाया करता, तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। बुरे काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पढ़ाई लिखाई समाप्त कर राजू गांव छोड़कर एक बड़े शहर में रहने लगा। रघु अपने गांव में ही सीधे सादे ढंग से रहता रहा। वो अपने बाप दादा की जमीन में खेतीबाड़ी का काम देखता था। गांव के सब लोग उसे जानते पहचानते थे और सभी उसे बहुत चाहते थे। इस तरह कई साल बीत गए। इस बीच रघु और राजू को एक दूसरे से मिलने का कोई अवसर न मिला। एक दिन रघु ने सुना कि राजू की चतुराई से राजा इतना खुश हुआ कि उसने उसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु को ये समाचार सुनकर खुशी नहीं हुई क्योंकि वो जानता था कि राजू बेईमान है, लेकिन वो इससे दुखी भी नहीं हुआ क्योंकि उसे ऐसी किसी बात की चिंता नहीं थी जिससे उसका कोई मतलब न हो। एक दिन रघु अपने गांव के एक उत्सव के लिए सामान खरीदने शहर गया। शहर पहुंचते पहुंचते उसे दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। रघु को सख्त प्यास लगी थी। पास ही एक महल जैसी इमारत देखी तो वह उसके अंदर घुसा। उसने वहां के किसी नौकर से पानी मांगा, तभी भवन का मालिक वहां आ गया। रघु को देखकर वह आश्चर्य से बोला, रघु, तुम यहाँ कैसे? वह राजू था। रघु राजू को पहचान न सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी। जब वह चलता तो बढ़िया रेशम उसके तन पर लहराती। सोने के हार, हीरे की अंगूठियां सूरज की रोशनी में चमचम चमकती। सुनहरी सफेद पगड़ी के बीचों बीच एक झिलमिलाता पुखराज उसके सिर की शोभा को बढ़ा रहा था। इसके अलावा राजू इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उस पर तरस खाते हुए कहा, रघु, तुम कैसे दरिद्र दिखाई दे रहे हो और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। लगता है कि तुम सारा रास्ता पैदल चलकर आए हो। सुना है तुम्हारे पास घोड़ा तो क्या एक खच्चर भी नहीं है। अब जरा मेरी ओर देखो। मैं बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूं ना? जरा मेरे कपड़े भी देखो। एक नजर मेरे महल पर भी डालो। देवता भी मुझसे ईर्ष्या करते हैं और आज मैं जो कुछ बना हूं वो सब अपनी खूबियों की वजह से ही तो बना हूं। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू, एक खच्चर तक न ले सके। यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरी तरह राजा बन जाते। रघु ने उत्तर दिया, मैं गरीब जरूर हूं, मगर मैं खुश हूं। और जहां तक मेरे बुद्धू होने की बात है तो तुम जानते हो कि ये बात कितनी सच है। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ही जैसा धनवान बन सकता था, मगर मैं तुम्हारे जैसे गलत रास्तों का इस्तेमाल जीते जी कभी नहीं कर सकता। पैसे के लिए बेईमानी नहीं कर सकता। राजू ने चीख कर कहा, बंद करो ये बकवास। अगर तुम इतने ही योग्य हो तो मेरे यहाँ हाथ पसारने क्यों आए हो? मैं तुम्हारे यहाँ हाथ पसारने नहीं आया हूँ। मुझे प्यास लग रही थी इसलिए इधर आ गया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये तुम्हारा घर है, वरना कभी ना आता। रघु ने जवाब दिया, पानी? तुम्हारे लिए इस घर में एक बूंद भी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। राजू ने गुस्से से कांपते हुए कहा। अच्छी बात है भाई, जाता हूँ। रघु ने शांत भाव से उत्तर देते हुए कहा और वापस मुड़ गया। मगर राजू का पेट गुस्से से ही न भरा। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे रघु को उठाकर बाहर सड़क पर पटक दे। इस पर रघु को भी क्रोध आ गया। वो बोला, राजू, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है।
अगर तुम बिना किसी कारण के मेरा अपमान करोगे तो नतीजा बुरा होगा। राजू ने आपे से बाहर होकर कहा, तुम कहते हो कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या तुमने परीक्षाओं में मुझे मदद देने से इनकार नहीं किया? अब मेरा समय आया है। आज मैं जी भर कर तुम्हारा अपमान करूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं राजा का प्रधानमंत्री हूँ। जितने भी और मंत्री हैं उन सभी को मैं भर्ती करता हूँ। राजा का सेनापति मेरा मित्र है। खजांची मेरा ससुर है। मुख्य न्यायाधीश मेरा साला है। समझे? दोनों नौकर रघु को उठाकर बाहर फेंकने लगे। वह कहता रहा, राजू तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था कि एक अजनबी वहां आया। उस अजनबी ने राजा को एक से एक सुंदर उपहार दिए और कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं गुप्त रूप से हर रोज आपको 50 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। बदले में मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे हर रोज दरबार में आने दें और 2 मिनट अपने कान में कुछ फुसफुसाने दें। राजा ने सोचा, सौदा अच्छा है। अगर 2 मिनट कुछ सुनने के लिए 50 मोहरें मिलें तो क्या बुरा है। राजा ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम आकर हमारे कान में फुसफुसा सकते हो। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में बैठा था। एक अजनबी लोगों को धक्का देता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसे देखकर मुस्कुराया। अजनबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है। उछली उछली धूप और आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है। इस तरह फुसफुसाते हुए उस अजनबी ने राजू की ओर कई बार कनखियों से देखा। इसके बाद उसने चुपचाप राजा की जेब में मोहरें डाली और चलता बना। ये देखकर प्रधानमंत्री राजू की हालत बुरी हो गई। भागकर उसने अजनबी का पीछा किया और हैरान परेशान होकर पूछा, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे और बात करते हुए बीच बीच में आप मेरी ओर क्यों घूर रहे थे? अजनबी जानता था कि राजू उससे ये सवाल पूछेगा। ये अजनबी और कोई नहीं, भेष बदले हुए रघु ही था। रघु ने कहा, आप मुझसे ऐसी गुप्त बात बताने के लिए क्यों कह रहे हैं जिसे मेरे और राजा के सिवाय कोई नहीं जानता? ये सुनकर राजू की घबराहट चौगुनी हो गई। उसने घुटने टेक कर रघु के कदमों में 100 मोहरें रखी और गिड़गिड़ा कर कहा, शाम को मैं आपको इतनी ही मोहरें और दूंगा। कृपया मुझे ये रहस्य बता दीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। पहले तो रघु ने बड़ी आनाकानी की, फिर थोड़ी देर और खुशामद करवाने के बाद बोला, मामला बड़ा गंभीर है। कई लोगों ने तुम्हारे खिलाफ राजा से शिकायत की है। महाराज ने उसकी जांच करने के लिए मुझसे कहा है। राजू ने बड़ी अधीरता से पूछा, महोदय आपने राजा से आज इस बारे में क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अभी जांच कर रहा हूँ, रघु ने जवाब दिया। राजू ने गिड़गिड़ा कर कहा, महाप्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपको 1000 सोने की मोहरें दूंगा। रघु ने मुंह बनाकर कहा, देखेंगे देखेंगे इस मामले में क्या हो सकता है। अगले दिन रघु फिर राजा के दरबार में पहुंचा और उसी प्रकार उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। तड़के तक तो उत्तरी हवा बड़ी तेज चल रही थी, पर अब ऐसा लगता है कि उसकी दिशा बदल जाएगी। इस तरह फुसफुसाते हुए उसने पहले की तरह कई बार राजू की ओर देखा। अजनबी की अटपटी बातें सुनकर राजा मुस्कुराया। इन बेमतलब की बातों को सुनने के बदले में राजा को 50 मोहरें मिल जाती थीं, इसलिए वह प्रसन्न था। अब तो राजू की वही दशा थी जैसे जाल में फंसी मछली की होती है। रघु से मिलने पर उसे पता चला कि फिलहाल राजा इस बात से संतुष्ट है कि उसके प्रधानमंत्री ने कोई अपराध नहीं किया है। राजू ने रघु को धन्यवाद दिया और 1000 सोने की मोहरें दी। अगले दिन रघु राजा के कान में कोहरे और बूंदाबांदी की बात फुसफुसाने लगा। इस बार वह सेनापति की ओर घूरता जाता था। सेनापति ने भी वही किया जो प्रधानमंत्री ने किया था। इस तरह रघु को 1000 सोने की मोहरें और मिल गईं। अब तो उसने एक के बाद एक सभी मंत्रियों, खजांची और अंत में मुख्य न्यायाधीश को भी इसी प्रकार घबराहट में डाल दिया। हर रोज राजा को दी जाने वाली 50 मोहरों के बदले में अब तक रघु ने 10,000 से भी ज्यादा मोहरें इकट्ठी कर ली। एक दिन राजा का आम दरबार लगा था। उसमें दरबारी, अधिकारी और प्रजा सभी मौजूद थे। पूरे दरबार में उसी अजनबी ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज इतने दिनों से मैं आपके कान में ऊल जुलूल कहता आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये थैली भेंट करने आया हूँ। इसमें ऐसा ऊल जुलूल कुछ भी नहीं है, बल्कि काम की चीज है। ये कहकर उसने एक रेशम की थैली राजा के सामने रख दी।
10,000 सोने की मोहरों की खनखनाहट राजा के कानों को मधुर संगीत जैसी लगी। वह मुस्कुराया, लेकिन अजनबी की यह हरकत उसे बड़ी विचित्र लगी। अपनी बात समझाकर कहो, राजा ने कहा। जो कुछ हुआ था रघु ने साफ साफ कह सुनाया। फिर मोहरों की तरफ इशारा करके बोला, ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके चारों ओर बेईमान ही बेईमान हैं। अगर प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री ईमानदार होते, अगर सेनापति ने सच्चाई से कर्तव्य पालन किया होता, अगर खजांची और मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट न होते, तो मेरी उनकी ओर ताकने भर से इतना घबरा क्यों जाते? उसकी बात सुनते ही राजा समझ गया कि उसके अधिकारी लोग अपने अपने पदों के लायक नहीं हैं। वे सब भ्रष्टाचारी हैं। उनके मन में खोट है और अपने अपराधों के डर से वे हर समय घबराए हुए रहते हैं। राजू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी, बेईमानी और झूठ के सहारे अपनी जो पद प्रतिष्ठा बना रखी थी, वह बालू के घरौंदे की तरह ढह गई। राजा ने रघु को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु ने कुछ ही दिनों में दूसरे खाली पदों पर मेहनती और ईमानदार आदमी नियुक्त कर दिए। अब राजकाज बड़े ही सुंदर ढंग से और सुचारू रूप से चलने लगा। मनोज दास।